अंजना जी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? अनीता जी विजिबल है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। अंजना जी शुरू कर सकते हैं हम। मंगलाचरण के साथ। दीदी वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अंजना जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अंजना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। लेट हो गया चल रही। सो जा तो कहाँ लेट पलंग पे। चलिए अभी शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही है अंजना जी की। तो अनुषा जी आप करना चाहेंगे मंगलाचरण? अंजना जी आप मेरी भावना कर लीजिएगा अंत में जी। अनुषा जी। अरे हंस सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, इनको स्वरूप ज्ञानदायी है। वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चार है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार सार बंधन हमारी है। मंगल कल्याण ऐसी सुख ऐसो ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो मैसेज आ रहे हैं तो वो बीच से देख नहीं पा रही थी मैं, सॉरी। जी जी चलिए बहुत बढ़िया। महावीर भगवान को प्रणाम करते हुए और अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कैसे आएगी? दवा दिया दूसरी नंबर उसी को दबा देंगे कट जाएगी। सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनीता जी सबको म्यूट कर देंगे प्लीज। सर आप अपनी साइड से कर दीजिए, फिर वरना भी मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। जी मैंने आपको होस्ट किया। चलिए यहाँ डिस्टर्बेंस होगा इस तरीके से। चलिए हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को। चलिए कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? जी अंजना जी मैं बहुत बढ़िया। सुबी और सुरभि जैन आप दोनों एक साथ हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए आप पहले। अनीता जैन, रंजीता, हाँ जी, रंजीता ताम्रकर जी, रक्षा राजा जी, प्रियंका जी, पल्लवी जी, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हमारे इस वेबिनार की खूबसूरती है कि हम सभी अपना वीडियो ऑन करके और ऑडियो ऑफ करके ये वेबिनार अटेंड करते हैं। जिसका भी नंबर आता है वो अपनी ऑडियो ऑन करते हैं। तो रंजीता जी, रक्षा राजा जी, प्रियंका जी, पल्लवी जी, रंजीता जी, सभी लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लिए ताकि हम एक दूसरे को देख सकें और समझ सकें कि हम लोग के क्या विचार हैं, क्या हम लोग किस तरीके से सोचते हैं। कोई मूवी आप देखने जाओ और उसके बाद वहां पर आपको ब्लैक ब्लैक नजर आए पर्दे पर, कैसा लगेगा? आप क्या करेंगे? आप देखा होगा ना क्या करते हैं जब कई बार चली जाती है स्क्रीन, कैसा हंगामा होता है ना। तो हम लोगों को वीडियो ऑन जरूर करना है। वीडियो ऑन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अंकिता जी, प्रियंका जी, पल्लवी जी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए।
चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लक्ष्य निर्धारण, संकल्प निष्ठा से सफलता। तो क्या हम समझते हैं इसके बारे में? लक्ष्य क्या होता है, कैसे निर्धारण करना है, संकल्प क्या होते हैं? हमारी आवाज आ रही है नीता जी? आ रही सर। जी। संकल्प क्या होते हैं, क्या निष्ठा से हम क्या समझते हैं, अपने संकल्पों में निष्ठा, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा क्या होती है, हम उसको किस रूप में लेते हैं, तो क्या समझते हैं हम लोग? चैट बॉक्स का प्रयोग करते हो, अवश्य बताएं सभी लोग। क्या मन में विचार आता है आज के टॉपिक के बारे में? लक्ष्य निर्धारण, निष्ठा से सफलता, संकल्प से सफलता, संकल्प से लक्ष्य प्राप्ति। अगर हम ये सारी बातें करते हैं तो हमारे को क्या समझ में आता है, हमारे मन में क्या विचार आते हैं, किस प्रकार के विचारधारा हमारे मन में शुरू होती है सब सुनने के बाद, क्या हम सोचना शुरू करते हैं, ये आप चैट बॉक्स में अवश्य बताइए सभी। हम इंतजार कर रहे हैं। चैट बॉक्स सभी को प्रयोग करना आता है आई थिंक। हम सबसे नीचे आप देखेंगे शेयर अपने स्क्रीन, राइट कार्य में साइड में चैट। जी, प्रोग्रेस कैसे करें? अपने जी जी बोलिए बोलिए। सभी देखिए, सबसे अच्छी और सुंदर बात क्या है यहाँ पर जन शिक्षा समृद्धि के इस मंच पे, हम परिवार हैं और हम जो भी चाहें अपने आप मन से, खुले दिल से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसमें बिल्कुल भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे सुंदर बात है कि हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं हम अवश्य बताएं। पहला, हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, वो अवश्य पूछें। जब प्रश्न और क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है, जब हमारे से बोला जाए कि आप अपने प्रश्न पूछिए, तो आप अपने मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं अवश्य पूछिए। जी अनुषा जी, अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। जी रक्षा राजा जी बताइए। जी सुरभि जी, सुभी जी, सुरभि जी, अर्चिता जी, अनीता जी, प्रियंका जी, अंजना जी, सभी लोग चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए अवश्य बताएं हमें कि क्या मन में विचार आ रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं उससे संबंधित हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या विचारधारा है, या हम लोगों ने अपने मन में क्या उसके प्रति एक रूप बनाया हुआ है। लक्ष्य के विषय में सुनने के बाद हमारे मन में क्या आता है? लक्ष्य, टारगेट, एम, गोल, बहुत सारे तरीके से हम इसको बोलते हैं दिन में कि गोल सेटिंग की, या लक्ष्य बनाया, यह हमारा एम है, यह हमारा टारगेट है। ऐसा हम बहुत बार सुनते या बोलते हैं दिन भर में। हम क्या समझते हैं हमारे मन में क्या है, या हमारे क्या टारगेट्स हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, या हमारे हमारे एम्स क्या हैं, क्या हम समझते हैं इससे? अपने कार्य को पूरा करने के लिए हम पूरी निष्ठा से काम करते हैं। जी, आप ऐसा मन में विचार आता है कि हम अपने कार्य को करने के लिए निष्ठा से कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया जी। बहुत कम लोग हैं हम लोग, और हम सभी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 9 से 10 लोग हैं तो आराम से हम लोग अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, और हम फिर आगे बढ़ेंगे। जी, सभी लोग चैट बॉक्स का प्रयोग अवश्य करें। अगर चैट बॉक्स नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे, आपको ग्रीन कलर में शेयर स्क्रीन नजर आएगा, उसके राइट साइड में चैट लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा, और आप किसी भी जो भी हिंदी और इंग्लिश में आप चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको किसी भी तरीके का संकोच हो रहा है, अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बातें कर रहे हैं, तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं हमसे अपना ऑडियो ऑन करके। क्या आप सभी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं समझ पा रहे हैं? हम सब करके आप बता सकते हैं हम सबको देख पा रहे हैं? जी अर्चिता जी, आप सुन पा रहे हैं? सुभी जी, अनुषा जी,
हैं? पल्लवी जी, हम अपने लक्ष्य के प्रति साहसी होते हैं और खुद पर भरोसा होता है, आत्मविश्वासी होते हैं और हमेशा कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। अर्चिता जी, अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए कोई काम करने का लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पूरी निष्ठा से उसे पूरा करना। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक है लक्ष्य निर्धारण एवं प्राप्ति, अनुशासन, संकल्प एवं निष्ठा से सफलता। तो ये लक्ष्य निर्धारण और उसके साथ साथ हमारे कुछ गुण होते हैं, अनुशासन, संकल्प और निष्ठा। एक मिनट हम लोग शेयर कर लेते हैं, शायद स्क्रीन हट गया है। जी, ये सारे गुण, ये सारे जो भी हम टूल्स कह सकते हैं, इनको हमारे विचार कह सकते हैं। संकल्प लेना, संकल्प को पूर्ण करना, निष्ठा, संकल्प के प्रति निष्ठा और हमारे लक्ष्य के प्रति निष्ठा, और इन सबको जो एक साथ लेके चलता है या इनका आधार होता है वो होता है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। अनुशासन क्या होता है? अनु यानी स्वयं, शासन का मतलब होता है कि आपका अधिकार होता है या कंट्रोल होता है या तो नियंत्रण होता है। शासन हम सुनते हैं ना, शासन करते हैं वो, है ना। तो अगर हम बात करें कि शासन का मतलब क्या हो, यहाँ पर शासन से मतलब होगा कि नियंत्रण, कंट्रोल या अधिकार। अगर हमारा अपने ऊपर अधिकार है, कंट्रोल है, नियंत्रण है ना, यानी कि हमारा अपने विचारों पर, अपने एक्शंस पर, अपने कार्यों पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो वो कहलाता है अनुशासन। हम कहते हैं ना अनुशासन में रहना। अनुशासन में रहने का मतलब अगर किसी ने एक दिनचर्या बनाई और वो उस दिनचर्या को फॉलो करता है तो वो अनुशासन में कहलाता है। अगर हम बच्चों से बात करते हैं, जैसे दिन प्रतिदिन हम शिक्षक होने के नाते बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम बच्चों से बोलते हैं आप अनुशासित रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि हम बच्चों से बोलते हैं कि शोर मत मचाइए, आप अपनी जगह पर बैठिए, अपनी पुस्तकों को फाड़िए मत, उनको संभाल कर रखिए, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो समय से पूरा करके ना। जब हम बात, कोई नहीं होगा, सभी लोग प्लीज म्यूट। जी, तो हम बच्चों से जो अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षा होती है अनुशासन में रहने की। उनका आधार होता है कि वो कक्षा के अंदर किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, है ना। तो हम जब बात कर रहे हैं अनुशासन की, तो बच्चों के अंदर ये भावना हम कैसे लाएं? तब सभी लोग म्यूट कर लेंगे प्लीज। बच्चों के अंदर ये भावना हम कैसे ला सकते हैं कि वो अनुशासन में रहें? अगर किसी भी तरीके की कोई भावना पैदा करनी है किसी के भी मन में, चाहे वो हम खुद हों, चाहे वो बच्चे हों या हमसे संबंधित लोग हों, तो वो भावना पैदा करने का आसान तरीका, सबसे सुंदर तरीका होता है कि हमें उससे होने वाले लाभ या उससे होने वाले फायदे या वो हम क्यों करने वाले हैं, कारण क्या है, यानी कि यहाँ पर फिर से आता है गोल, एम या लक्ष्य, उसको करने का कारण क्या है। अगर हम कहते हैं बच्चों से कि हमें अनुशासन में रहना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वो अनुशासन से उनको क्या फायदा होगा। अगर बच्चे अनुशासन में रहते हैं कक्षा में तो फोकस कर पाएंगे, डिस्टरबेंस नहीं होगा कक्षा के अंदर, और अब बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से अपनी कक्षा का संचालन कर पाएंगे, है ना, अपनी क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी और बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं। पढ़ाने से उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है कि हम उनको मैथ्स को पढ़ा दिया, इंग्लिश पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया तो हमारा काम हो गया। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि जो हम उनको बता रहे हैं उनको वो अपने जीवन में कैसे प्रयोग करने वाले हैं। कई बार सभी शिक्षकों के मन में विचार आता है कि हम बच्चों में पढ़ने के प्रति कैसे जागरूकता लाएं या वो कैसे उनका मन लगे पढ़ने में। तो उसका सबसे सुंदर तरीका क्या होता है? उसका सबसे सुंदर तरीका है कि हमें बच्चों के मन में ये भाव पैदा करना है कि बच्चे एक्चुअली ये जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल आ रहे हैं,
उसका लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है। स्कूल आना, ये स्कूल आने का गोल ये तो नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेज दिया गया है तो हमें जाना है, हमें पूरा दिन निकालना है, मैम ने जो पढ़ा दिया वो हमने ठीक है पढ़ लिया, उसके बाद जो होमवर्क मिल गया वो हमने किसी की हेल्प से कर लिया, घर वालों की या किसी तरीके से। क्या ये लक्ष्य है स्कूल आने का? नहीं मित्रों, स्कूल आने का लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल आने का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ कर लिया और हमने मार्क्स लिया है और मार्क्स ले आके खुश हो गए। स्कूल आने का लक्ष्य है कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान का प्रयोग हम आने वाले जीवन में, अपने आने वाले जीवन में अपने करियर को बनाने के लिए किस प्रकार करने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जब हम वो लक्ष्य बच्चों के मन में बैठा देंगे, जब हम उनको उसका लाभ बता देंगे। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम स्कूल क्यों आते हैं, शिक्षक स्कूल क्यों आते हैं, कौन बताना चाहेगा? आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शिक्षक स्कूल क्यों आते हैं, क्या कारण है, क्या लक्ष्य है शिक्षा विद्यार्थियों के पास आने का, हमारा क्या लक्ष्य है शिक्षक होने के नाते? बताइए कारण क्या है, कौन बताना चाहेगा? क्या आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? जी पल्लवी जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ जी अंजना जी बताइए। जी अंजना जी, वीडियो ऑन कर लीजिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, हम सुन नहीं पा रहे। ज्यादातर जगह पर शायद नेट का इशू चल रहा है, मुझे ऐसा स्लो है आपकी। आप सुन पा रहे हैं हमें? क्या हमारी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही जी जी बताइए, हमारा विद्यालय आने का कारण क्या है, शिक्षक होने के नाते हम विद्यालय क्यों आते हैं? अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे वेबिनार में? शिक्षा क्योंकि देने वन के वे लिए। हो जाएगा और हम वो जी शिक्षा देने सर के क्या नहीं लिए हम लोग आते जी सर। बच्चों को हैं। सिखाने के लिए, बच्चे जैसा देखेंगे हमें वैसा बच्चों को सिखाने सीखेंगे। और बच्चे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, बड़े होके उन्हें अपने राष्ट्र के लिए काम करना होता है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करें और देश का अच्छे से अच्छा नागरिक बना सकें। बहुत सुंदर। ये भावना हमारे मन में है कि हम शिक्षक होने के नाते देश और समाज का चरित्र बदल सकते हैं, आने वाले समाज को और ज्यादा सकारात्मक और हम लोग प्रगतिवान बना सकते हैं। तो जैन शिक्षा समिति का भी यही विजन है कि हम लोग बच्चों के माध्यम से समाज का रूप बदलें, समाज का ढांचा, समाज को सकारात्मक रूप दें और हम बच्चों को और भी प्रगतिशील बनाएं। जी अनीता जैन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, जैसे हम लोगों को चुना गया है उस चीज के लिए, तो कम से कम उसका फायदा भी उन लोगों को होना चाहिए। और वो भावी नागरिक हैं, तो फिर हमारा लक्ष्य है कि हम उनको उनके लिए कुछ दे सकें। इसलिए हमारा जी लक्ष्य भी होना चाहिए कि बच्चे कुछ बन जाएं, भावी नागरिक बन जाए, अच्छे नागरिक बन जाएं। भी बहुत बढ़िया। तो लक्ष्य हमारा यही है शिक्षक होने के नाते कि हम बच्चों के अंदर गुण पैदा कर सकें, गुण पैदा कर सकें विद्या 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 के रूप में, यानी कि स्किल्स नॉलेज के रूप में, गुण पैदा कर सकें व्यवहार के रूप में,
यानी कि वो अच्छे नागरिक बने, यानी कि वो वेल बिहेव्ड, यानी मैनर के साथ। जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। अगर हमारी आवाज नहीं आए तो बता दीजिए बीच में, यहाँ से पता नहीं पड़ेगा। आप सभी सुन पा रहे हैं? हाँ सर। जी एक बार हम अपना नेट चेक कर लेते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। कनेक्ट हो गया था, अभी रिकनेक्ट किया है हमने। सभी को हमारी आवाज आ रही है? हम सब करके बता सकते हैं। वीडियो ऑफ हो गया लग रहा जी सर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अच्छा अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुशासन, और उसके साथ हमारा एक और कार्य होता है, हमने शायद पिछले वेबिनार्स में डिस्कशन किया होगा आसन के विषय में। तो हम ये अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि सभी ने आसन बना लिया है। सभी ने आसन बना लिया है अपना। आसन का अगर हम समरी रखें कि आसन क्या होता है तो और कहाँ पर होना चाहिए, तो आसन का एक स्थान होना चाहिए एक स्वच्छ जगह पर, जहाँ पर हवा हो, रोशनी हो, और जहाँ पर शोर ना आए, और बहुत फोकस के साथ आप अपनी पढ़ाई या अपना मेडिटेशन कर सकें। तो आसन बनाना आवश्यक है। सभी ने आसन बना लिया है क्या? या हम इस विषय में बात कर रहे हैं एक बार, आसन और उसकी महत्ता। आसन का महत्व क्या होता है, क्यों आसन की आवश्यकता है? आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, थम्स अप कीजिए या बताइए, जिससे हमें यहाँ से पता पड़ेगा कि आप क्या हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। आवश्यक है। ये ऑनलाइन मीडियम में ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आमने सामने बैठे होते हैं तो सब पता होता है कि कौन क्या सोच रहा है, बोल रहा है। जी धन्यवाद। तो आसन के विषय में सभी को पता है?
या हम इस विषय में बात करें? चलिए हम फिर से करते हैं बात। आसन, आसन हमें सबको पता होता है, ज्यादातर हम लोग पूजा पाठ करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो एक ऐसा तरीके का बिछौना होता है, इसके ऊपर हम बैठते हैं आराम से। और वो होना क्यों आवश्यक है? आसन होने का कारण होता है कि जब जहाँ पर हम बैठते हैं उसकी ऊर्जा एकत्रित होती है और हमारे हमारे मन और विचारों को प्रभावित करती है। तो हम जब एक जगह निश्चित कर लेंगे और उस जगह पर बैठेंगे, और वो जगह कैसी होनी चाहिए? वो जगह होनी चाहिए स्वच्छ, वो जगह होनी चाहिए हवादार, वो जगह होनी चाहिए जहाँ लाइट प्रॉपर आए, जिससे कि हम पढ़ाई कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर शोर शराबा कम हो, या बिल्कुल ना हो तो बहुत अच्छा है। और जब हम उस जगह पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे हम बातें करते हैं कि जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने पर हमें क्या मन करता है कि हम लोग पढ़ाई करें या पढ़ाएं बच्चों को। हमारे मन में विचार आता है कि हम यहाँ आए हैं तो पढ़ाना है, या बच्चों के मन में विचार आता है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो विचार आते हैं उस जगह के प्रभाव से। मंदिर जी में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमारे को वहां से क्या पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं कि यहाँ पर हमें पूजा करनी है ना, यहाँ पर हमें हाथ जोड़ना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। तो इस तरीके से हम लोगों को उस जगह का प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं कभी जो स्वच्छ नहीं है ना, जहाँ पर गंदगी नजर आती है, तो हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं, विकार आते हैं कि स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है ना, नकारात्मक विचार आते हैं। या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, जैसे आप किसी बगीचे में चले जाएं, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो हमारे अंदर कैसे सुंदर विचार आते हैं, आहा मन प्रसन्न हो गया, है ना, कितना अच्छा वातावरण है। तो इस तरीके से ये जो आसन होता है हमारे मन और मस्तिष्क पर एक प्रभाव डालता है। तो अब हमारा हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो आसन ऐसा सुंदर हो, और वो ऐसी जगह पर हो जहां पर हम एकाग्र मन से पढ़ाई कर सकें या मेडिटेशन कर सकें। तो ये एक समराइज हम करें आसन के विषय में, तो ये बहुत आवश्यक है। पहला पहला हो गया स्थान। अब दूसरा हो गया उस एक सुंदर सा नाम आसन का। सुंदर सा नाम मतलब जो आपके मन के करीब हो, प्रिय हो आपको, और आप उससे रिलेट कर पाए, है ना, ऐसा एक आसन का नाम देना होता है। वो नाम क्यों आवश्यक है? आप कहेंगे नाम से क्या होगा, है ना, वो तो निर्जीव वस्तु है। जब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, जब हम बात कर रहे हैं उससे संबंध की, तो अगर मैं बोलता हूँ अर्चिता जी, तो अभी ना अर्चिता जी एकदम से देखेंगी, है ना, मैं बोलता हूँ अनीता जी, है ना, यहाँ दो अनीता जी हैं, अभी दोनों अनीता जी देखेंगी, लेकिन मैं अनीता जैन जी अहमदाबाद बोलता हूँ तो वो अहमदाबाद वाली अनीता जी सुनेंगे। पल्लवी जैन बोलता हूँ, रंजिता जी बोलता हूँ, प्रियंका जी बोलता हूँ, मोनिका जी बोलता हूँ, निशा जी बोलता हूँ, तो सब सब सुनना शुरू कर देंगे एकदम से कि हाँ हमारे बारे में बात हो रही है, हमारे को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे ही जब हम आसन की बात करते हैं और उसका नाम रखते हैं, और जब हम उसका नाम लेके पुकारते हैं, उसके विषय में बातें करते हैं, मेरे आसन का नाम ये है ना, मैं उसके साथ इतना समय लगाती हूँ, बिताती हूँ, और मैं उसके साथ ऐसे पूजा पाठ करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जब उसकी बात करेंगे उसका नाम लेके, तो उससे संबंध स्थापित होगा हमारा, और वो जो संबंध होगा सकारात्मक, हमें ऊंचाइयों तक लेके जाता है। ये एक संक्षिप्त रूप में अगर हम बात करें आसन और आसन के प्रभाव और आसन के नाम के प्रभाव के विषय में, तो ये होता है हमारा आसन। तो बहुत ही हम आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं, और आपसे कमिटमेंट भी शायद चाहेंगे कि आप आज से ही आप एक आसन बनाएं, उसका स्थान निश्चित करें, और उसके साथ साथ उसका नाम भी रखें जो भी आपके दिल के करीब हो। तो हम अगर बात करें पहले वेबिनार्स में जो भी ग्रुप्स रहे हैं, उन लोगों ने अपने आसन के साथ बैठकर वीडियो बनाकर भेजे हैं, तो आप भी अपना वीडियो अपने आसन के साथ बनाकर भेज सकते हैं। जो भी आपका आसन है उसके साथ आपका क्या संबंध है, आप कैसा सोचते हैं उसके विषय में, वो बना के भेजेंगे, तो सभी को एक आपकी तरफ से प्रेरणा मिलेगी, बाकी मित्रों को भी, कि हम भी आसन बना सकते हैं और किस तरीके का आसन हमारा हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं आगे, आसन से आगे बढ़ते हुए अनुशासन। अनुशासन की हम बात पहले भी कर रहे थे। तो अनुशासन क्यों आवश्यक है जीवन में, और उसकी आवश्यकता क्यों है, और वो कैसे हम समझ सकते हैं कि अनुशासन में हम हैं, या अनुशासन में कौन व्यक्ति होता है, अगर उसकी बात हम करें, समझें, तो हम आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए जी। आशा आप देख
पा रहे हैं, तो अनुशासन क्या है, क्यों जरूरी है? अनुशासन हमने पहले बात है, कंट्रोल करना अनुशासन कहलाता है। जैसे उस दिन क्या होता है, हम एक विशेष प्रकार का खाना खाते हैं या कुछ तरीके के जो भोजन होते हैं हम उनको छोड़ते हैं उस दिन के लिए, है ना। तो क्या क्या वृत्ति बढ़ती है हमारी हमारी वो खाना नहीं खाएंगे या ये प्रकार का खा, तो हम अनुशासन में हो जाते हैं। हम उस दिन अनुशासन में होते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं अपने विचारों को, मन को। इस तरीके से क्या कि जब हम अपने मन और विचार को नियंत्रण करते हैं। सभी को आ रही है आवाज हमारी आवाज आ रही है? अर्चिता जी बोल रहे क्लियर नहीं आ रही। आपको हमारी आवाज आ रही है? सर क्लियर आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज आ रही है? नो सर। ठीक आ रही? क्या आ रही आवाज सभी को? जी, अभी हमने नेट स्टार्ट किया है। आई थिंक अभी ठीक हो जाना चाहिए। अभी ठीक है हमारी आवाज? सुन पा रहे हैं आप सभी? यस सर। यस और नो? यस सर। डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे आसन की, अब हम बात कर रहे हैं अनुशासन की। अनुशासन मतलब स्वयं के ऊपर कंट्रोल करते हुए। तो अभी अगर हम बात करें कि अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी, एक मिनट आपके साथ कर लेते हैं। अनुशासन क्या होता है और क्यों जरूरी है? अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था बहुत सारी जगह हम देखते हैं प्रतिदिन
हम आसपास में व्यवस्था देखते हैं, सुबह सुबह हमारे सफाई कर्मचारी वाले लोग आते हैं, वो सफाई करते हैं, है ना, व्यवस्था है वो। स्कूल में हम लोग ऐसा देखते हैं, हम लोग बहुत सारी जगहों पर हॉस्पिटल्स में या अलग अलग कार्यालयों में व्यवस्थाएं देखते हैं। तो क्या होता है कि वो जो व्यवस्था में सभी लोग भागीदारी अपने अपने रूल के हिसाब से करते हैं, वो कहलाता है अनुशासन। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी शिक्षक हैं, उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिली है। हो सकता है कुछ लोग एग्जाम कोऑर्डिनेटर हो सकता है कुछ लोग लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेशन करते हो सकता है कुछ लोग अटेंडेंस का कोऑर्डिनेशन करते हो सकता है कुछ लोग रिकॉर्ड कीपिंग करते हो, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है, डेटा जाता है। तो वो जिम्मेदारियां जब हम अपने अपने तरीके निभाते हैं, अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग निभाते हैं, तो क्या होता है, वो सारे कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं जो स्कूल ने एक एम, लक्ष्य या गोल साइड किया होता है कि हमें कार्य करने हैं, है ना। तो हम जब वो अनुशासन में हैं, तो सारे कार्य सुंदर तरीके से निपटते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए घर पर कोई आयोजन है, कार्यक्रम है, तो हम लोग सभी जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि हम कार्य करेंगे। कोई सामान लेकर आएगा, कोई सजावट करेगा, कोई पंडित को लेकर आएगा, बहुत सारे तरीके के कार्यक्रम हो सकते हैं, सारे तरीके की प्रक्रियाएं हो सकती है, प्रोसेस हो सकते हैं। तो उसमें जब हम सब लोग भागीदारी निभाते हैं अपने अपने अनुसार, तो क्या होता है, वो कार्यक्रम सुंदर ढंग से पूरा हो जाता है। और जब वो पूरा हो जाता है तो हमारे को एक आनंद की अनुभूति होती है। तो यही होता है कि जब हम व्यवस्था में भागीदारी निभाते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना, तो क्या होता है कि वो सारे कार्य बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण होते हैं। आप अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर जाम की समस्या नहीं मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग सुचारू ढंग से जा पाते हैं, समय का सदुपयोग कर पाते हैं, और समय भी बचता है, फ्यूल भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। जब व्यवस्था में भागीदारी होते हैं, तब हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे मैं अभी एग्जांपल ली, है ना, एग्जाम्स कोऑर्डिनेटर के रूप में, या स्कूल में जितनी आपकी जिम्मेदारी होती है रूप में, या घर पर जो जिम्मेदारी है उसके रूप में, अगर हम लोग अनुशासन में रहते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हमें करना क्या है। एक शिक्षक के नाते जब हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ कार्य करते हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो हमें गर्व अनुभव होता है कि हाँ, हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हम समाज को बदलने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बच्चों के जीवन को बदलने में जीवन को बदलने के रूप में कार्य कर रहे हैं, बच्चों के जीवन गुणवत्ता ला रहे हैं। तो शिक्षक होने के नाते ये बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि हम लोग समाज का निर्माण कर पा रहे हैं। तो मुझे अपनी तरफ से अगर मैं बोलूं, तो मुझे हाँ गर्व की अनुभूति होती है कि हम बच्चों के माध्यम से समाज का निर्माण कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि हम आपके साथ जुड़ते हुए, आपके द्वारा समाज का निर्माण कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलते हुए। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो हम सिंपल है, स्वयं को अनुशासित कैसे करें। तो अनुशासित करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हमें आनंद अनुभूति होती है, हम तंदुरुस्त रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हम ऊर्जा के साथ कार्य कर पाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम लोग बात करें, तो हमें कैसे अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना होता है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मेडिटेशन कर सकते हैं, हम लोग योगा कर सकते हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। कुछ को मेडिटेशन अच्छा लगता है, कुछ लोगों को योगा करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जिम करना अच्छा लगता है। ध्यान रहे कि प्रत्येक का हिस्सा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम कोई भी इस तरीके का व्यायाम करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे सभी बॉडी पार्ट्स का ना व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो, यानी कि हम उनके ऊपर ध्यान दें। हम ब्रेन, आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर सभी का ध्यान रखते हुए, लंग सभी का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करें। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक बार में ही हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, एक बार में ही बहुत एक्सरसाइज ना करें। हम क्या करें, छोटे छोटे रूप में शुरू करें। मान लीजिए हम आज ही से शुरू कर रहे हैं, तो हम क्या करें, एक निर्धारण करें कि 5 मिनट या 10 मिनट करेंगे।
क्योंकि हो सकता है कि हमारी कैपेबिलिटी ना हो। हम एक साथ ही आधा घंटा अगर करना शुरू करें तो हो सकता है कि हमारे शरीर में दर्द हो, हमारी मांसपेशियों में दर्द हो, या हमें लगे कि इतना सारा एक साथ करना अगली बार हम कर पाए ना कर पाए। तो हम जो 10-10, 15-15 मिनट के शेड्यूल के हिसाब से चलना शुरू करेंगे और धीरे धीरे कंटिन्यूअसली सतत उसको बढ़ाएंगे। मान लीजिए 10 मिनट आज करते हैं, कल 5 मिनट और बढ़ा के 15 मिनट करते हैं, फिर 5 मिनट और बढ़ा के 20 मिनट करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा उससे हमारी काबिलियत बढ़ेगी, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और हम आसानी से उसको लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए नहीं है। अगर हम पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं तो अगर हमें लगता है कि आज 10-15 मिनट ही पढ़ पाएंगे तो हम 10 से 15 मिनट का रूटीन बनाएं, फिर उसको 20, 25, 30, 35 मिनट ऐसे बढ़ाते चले जाएं। तो इस तरीके से जब हम बढ़ाते हैं अपनी रूटीन को तो हम धीरे धीरे करके हम अपनी पढ़ने की काबिलियत, क्वालिटीज को बढ़ाते जाते हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। मन का अनुशासन कैसे होगा? मन के जो विचार होते हैं, जो भटकाव पैदा करते हैं किसी भी तरीके से, जो हमारा फोकस आते हैं, उन विचारों को मन में नहीं लाना। हमें उसको लाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है कि हम अपने विचारों में ऐसे विचार लाएं जो सकारात्मक हैं, जो हमारे को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं और हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें इस तरीके के विचारों को लेकर आना है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लें, लेकिन अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लें कि हमें फोकस किस चीज पर करना है। एग्जाम्पल है, अगर हम आपको ये बोलते हैं सिंपल वे में कि हमें क्या चाहिए जीवन में, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए या हमें जो नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? क्या कहते हैं आप सभी लोग? हमें जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करना चाहिए या जो नहीं चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए? आप सभी का क्या विचार है विषय में? बताइए चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए। जी जी, मोनिका जी, पल्लवी जी, अंजना जी, जो चाहिए उस पर फोकस। पल्लवी जी बहुत बढ़िया, जो चाहिए उस पर फोकस। अच्छी तरह तो सिंपल है। जैसे मैं एग्जांपल दें, काफी बार हमने एग्जांपल दिया हुआ है और फेवरेट है। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या हम मेन्यू देखने के बाद जो चाहिए वो ऑर्डर करते हैं, या हम उसको ये बोलते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए? हम बोलते हैं उसको जाके कि चलिए हमें मसाला डोसा और सांभर दो, या हम ये बोलते हैं हमें छोले भटूरे मत ला कर देना, हमें नान ला कर मत देना, हमें दाल नहीं चाहिए, हमें तड़का नहीं चाहिए, है ना? हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हमें जो चाहिए। और उसके बाद क्या हम उस प्रोसेस में जाते हैं कि वो वहां जाकर देखते हैं किचन को कैसे बना रहा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट डाल रहा है, कितना मसाला डाल रहा है, कैसे काट रहा है, कैसे उसको प्रिपेयर कर रहा है, या हम वो सिर्फ वेट करते हैं वो ला कर दे और हम उसको एंजॉय करें, हम उसे खाएं और उसका आनंद उठाएं? तो हम सिंपल है, सभी इससे मेरे से अलाइन करेंगे कि हम लोग सिर्फ वहाँ वो ऑर्डर करते हैं जो हमें चाहिए, पहला। दूसरा, हम उसका आनंद उठाते हैं जो हमें मिल रहा है। तो जीवन भी इतनी सिंपल है। लाइफ में क्या चाहिए उस पर फोकस कीजिए और जो मिल रहा है उसका आनंद उठाइए। जो नहीं है उसको सोचने की बजाय जो है उसका आनंद उठाना है सबसे पहले। अभी के मोमेंट में रहना है, अभी के पल में रहना है। और क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है, जो हमारा नियंत्रण है, वो सिर्फ अभी के पल पर है। थोड़ी देर जो जा चुका है उस पर नहीं है, आने वाले पल पर नहीं है। आने वाले पल पर नियंत्रण अभी के पल से हो सकता है, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वो भविष्य बनाएगा। मान लीजिए आज आप बीज डालते हो तो कल को छोटा सा पौधा निकलेगा, वृक्ष बनेगा, फल देगा, फूल देगा। लेकिन आज अभी हम बीज नहीं डालते हैं तो कल आने वाले समय में क्या फल और हमें मिलेंगे, फूल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी जो हमें करना है उसके लिए हमें लक्ष्य निर्धारण करना है। लक्ष्य निर्धारण करने के साथ साथ हमें प्लान करना है, योजनाएं बनानी है, और उन योजनाओं के साथ उस समय जो हमने डिसाइड किया है, निर्धारित किया है, इस समय क्या करना आवश्यक है, वो हम करेंगे। आगे बात करते हैं इसी विषय में कि हम कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है। तो आलस्य का त्याग करें, समय सारणी जो हम बात अभी कर रहे थे कि हम
किस तरीके से अपने समय को निर्धारित कर सकते हैं, समय का निर्धारण कर सकते हैं, कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं और उनको पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में जितने भी कार्य हम करते हैं उनको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। जितने भी काम हम करते हैं, सब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, है ना। सुबह उठना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, स्कूल के सारे कार्य पूर्ण करने हैं, बच्चों के साथ क्या करना है दिन प्रतिदिन, उस दिन में क्या स्पेशली है, जैसे आपका सिलेबस डिसाइड होता है, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उस चैप्टर में क्या पढ़ाने वाले हैं, उसके क्या क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं, हम होमवर्क क्या देने वाले हैं। ये जितने कार्य हम दिन प्रतिदिन के करते हैं, वापस आएंगे, फिर उसके बाद हमारा अपना काम क्या होगा, हम विश्राम करेंगे या हम स्वाध्याय करते हैं, स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडीज। हम उसके बाद और कौन से ऐसे कार्य करते हैं स्किल अपग्रेडेशन के लिए, जैसे एक आप काम कर रहे हो स्किल एनहेंसमेंट के लिए कि वेबिनार्स कर रहे हो, है ना, ये स्किल अपग्रेड हो रही है। जिन बातों के विषय में हम कभी सोचते नहीं थे, जिन बातों को हम इतना महत्व नहीं देते थे, वो हम यहाँ चर्चा आज खुले मन से कर रहे हैं, हम डीपली कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं। शायद सभी ने इस विषय में इतने गूढ़ तरीके से कभी सोचा हो, विचार विमर्श किया हो, जितना हम एक एक टॉपिक के विषय में करें। तो स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है, स्किल एनहेंसमेंट हो रहा है हम सभी का, है ना। हम सभी का सोचने का तरीका, नजरिया बदल रहा है, हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रहे हैं, हम सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं। हम इस तरीके से सोचते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो उसको करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, उसको करने के और क्या अच्छे और सकारात्मक तरीके हो सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो दिन के जो भी कार्य हैं उनको 4 भागों में विभाजित करना है। पहला भाग है आवश्यक और तत्काल। आवश्यक और तत्काल यानी कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। क्या है, जैसे आज स्कूल जाना है और आज के जो स्कूल के कार्य हैं वो आवश्यक भी होंगे और तत्काल भी होंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट भी होंगे आज के दिन के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बिल जिसकी डेट 2 मई थी और वो पे नहीं कर पाए तो वो आज की डेट के लिए आवश्यक और तत्काल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट अर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको पे ना करने की वजह से सर्विसेज बाधित हो सकती है, रुक सकती है। टेलीफोन बिल हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, गैस का हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे की, तो वो होता है आवश्यक और तत्काल नहीं। आवश्यक है पर तत्काल नहीं। जैसे हम लोगों ने प्लान बनाया कि आने वाले 5 दिनों में हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, तो वो आवश्यक तो है पर तत्काल नहीं है, क्योंकि कल परसों अगले दिन होने वाला है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। आवश्यक है, तत्काल नहीं। एक बिल जिसकी डेट 10 मई है, उसको वो आवश्यक है पर तत्काल नहीं है। हमें लिए आवश्यक है क्योंकि हमें से पे करना होगा जब ये सर्विसेज मिलेंगी, बट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बट अर्जेंट नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, डेलीगेट कर सकते हैं या लिख कर रख सकते हैं 10 मई की डेट में, या किसी की सहायता लेकर हम उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आवश्यक नहीं तत्काल की श्रेणी में आता है। उसके बाद आवश्यक नहीं पर तत्काल। आवश्यक नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था पर अर्जेंट हो गया। जैसे कोई फोन कॉल आ गया, वो हमारे को पता ही नहीं था आएगा, हमें तो हमने प्लान में भी नहीं डाला था कि ये फोन कॉल हमें अटेंड करना होगा, लेकिन वो अर्जेंट हो जाता है क्योंकि हमें सुनना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कुछ गेस्ट आ जाते हैं, तो क्या होगा, हमें तो पता नहीं था गेस्ट आने वाले हैं, तो हमारे लिए आवश्यक नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन क्या हो गया, वो अर्जेंट हो गया, उनको अटेंड करना अर्जेंट हो जाता है। तो इस तरीके की कोई भी परिस्थिति, कई बार मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कई बार कोई ऐसा फॉर्म निकल आता है जिसकी डेट बिल्कुल अभी आज ही कल ही है, तो क्या होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें पता नहीं था वो आ जाएगा लेकिन हमने भरना है, तो हमारे लिए वो अर्जेंट हो जाता है, कोई भी ऐसा कार्य। उसके बाद अगर हम बात करें चौथी श्रेणी की, तो सबसे ज्यादा अगर आप लिखना शुरू करेंगे ना, मजे की बात है ना, और शायद दुख की भी बात हो सकती है कि हमारा ज्यादातर समय ये चतुर्थ श्रेणी में जाता है, चौथी श्रेणी में, जिसमें वो आवश्यक भी नहीं है और तत्काल भी नहीं है। जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करना, टीवी देखना, मोबाइल का प्रयोग करना, गपशप करना, है ना, ये सब चीजें, फिजूल वाली शॉपिंग करना जिसकी जरूरत भी नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं, जो भी बहुत सारे ऐसे काम हैं दिन प्रतिदिन के जो हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है, तत्काल भी नहीं है, वो चौथी श्रेणी में आते हैं। और ये वो चौथी श्रेणी है जो हमारा सबसे ज्यादा समय खाती है, जो हमारे समय को
सबसे ज्यादा नष्ट करती है या बर्बाद करती है, जो हमारी परफॉर्मेंस को खराब करती है, जो हमारे हमारे आने वाली जो कैपेबिलिटीज हम बढ़ा सकते हैं, स्किल एनहेंसमेंट कर सकते हैं इसी समय का सदुपयोग करते हुए, है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एक एग्जांपल और है जो आप सभी ने बहुत शायद सुना हो या मेरा फेवरेट है कि अगर मैं आपको भी पिज्जा ला कर देता हूँ, ठीक है, 8 पीसेस का एक पिज्जा मिलता है और वो जैसे ही आपके सामने रखा और कुछ लोग आए उसमें से एक एक पीस उठाकर खाते चले गए और आपके पास सिर्फ 3 ही पीस रह गए, 5 और कोई ले गए, आपको कैसा अनुभव होगा, क्या फीलिंग आएगी आपके मन में, है ना? समझ सकते हैं क्या फीलिंग आ रही होगी कि आपका कोई पिज्जा खा जाए, आए इधर से और उधर से आपका पिज्जा खा गया और आपके पास सिर्फ 3 ही रह गए 8 में से। तो ये अगर मैं 8 घंटे का आपकी कैपेबिलिटीज की बात करूं और उसमें से 5 घंटे वेस्ट हो जाएं, कोई आया और आपसे अपना काम कराया, कोई आया आपसे गपशप की, कोई आया चलो चाय पीने चलते हैं, कोई आया बोले नहीं मेरा ये काम कर दो, आपने 5 घंटे उसमें निकाल दिए और आपके काम करने के 3 घंटे बचे, आपको करना तो है काम अपना भी पूरा, तो आपको कैसा फील होगा? तो हमें अपने समय को पूरा, अपने समय का ध्यान भी रखना है, अपने समय का सदुपयोग भी करना है, उसकी प्लानिंग भी करनी है और उसके अनुसार कार्य भी करना है। उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा अनुशासन। अनुशासन में रहेंगे तो हम अपने सारे कार्य पूर्ण कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारण, दिन के लक्ष्य होने चाहिए हमारे, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स भी होने चाहिए, मिड टर्म गोल्स भी होने चाहिए और लॉन्ग टर्म, यानी कि आज के लिए क्या निर्धारण किया, आने वाले सप्ताह के लिए क्या निर्धारण किया, आने वाले महीने के लिए क्या निर्धारण है, आने वाले 6 महीने के लिए क्या निर्धारण है, आने वाले अगले साल के लिए क्या निर्धारण है, आने वाले 5 साल के लिए क्या निर्धारित किया। कितने हमारे कौन मित्र, ऐसा कौन सा मित्र है जो बताना चाहेगा कि उसको वो अगले 5 साल में क्या करने वाला है? किसी ने कोई निर्धारण किया है ऐसा, अगले 5 साल में क्या वो करने वाला है? कोई मित्र है साझा करना चाहेगा? कोई साझा करना चाहेगा कि 5 साल के लिए क्या प्लानिंग है या अगले साल की क्या प्लानिंग है? चलिए 5 साल लंबा हो जाता है, अगले साल के लिए क्या प्लानिंग है? जी पल जी बताइए। चलिए कल की क्या प्लानिंग है? कल की क्या योजना है? ये फ्रेंड्स, ये है फन जिंदगी का। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है आने वाले दिनों की और हम सिर्फ चले जा रहे हैं। जब हमारे एम्स होने इंपॉर्टेंट है, हमारे गोल्स होने इंपॉर्टेंट है, हमारे लक्ष्य होने इंपॉर्टेंट है ना? अगर हम आपको याद दिलाना शुरू करें तो आप अभी आपके बहुत सारे गोल्स, एम और लक्ष्य आपको याद आ जाएंगे और आपने वो पूर्ण भी किए हैं, है ना? प्लान क्या है आपका वो इम्पोर्टेंट है, डे प्लान क्या है, आने वाले दिनों के लिए प्लान क्या है, आने वाले महीनों के लिए प्लान क्या है, कब आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, कब आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, वहां जाकर क्या एंजॉय करने वाले हैं, है ना? क्या स्किल अपग्रेड करने वाले हैं, कौन सा नया सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, उससे क्या प्राप्त होगा, उससे क्या लर्निंग आएंगी आपके लाइफ में, है ना? वो क्या, वो गोल्स जब होंगे ना हमारे, तो हमारे हमारे अंदर ना अपने आप एक ऊर्जा आ जाएगी, हमारे अंदर एक अपने आप एनर्जी आ जाएगी उनको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे को वो कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव लाने वाले हैं जीवन में, सोच में, हमारे लाइफ में, हमारे स्टेटस में, हमारे लेवल्स में जो बदलाव आने वाले हैं वो अभूतपूर्व होंगे। वो मतलब इतने इतने ज्यादा पॉजिटिव होंगे ना कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत होगी कि हम अपना जीवन भी बदलना चाहेंगे और हम अपने से संबंध जितने भी लोग हैं उनका जीवन बदलना चाहेंगे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो रिलेटिव हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, है ना? तो जितने भी लोगों ने जीवन या समाज को बदला है वो इसी प्रकार से बदला है। अगर हम आगे बढ़ें तो हमने श्रेणी की बात की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अर्जेंट हो गया, ना तो इम्पोर्टेंट है ना तो अर्जेंट है, इस तरीके की हमें श्रेणी बनानी है। फिर हम आगे अगर बात करें, श्रेणी 4 में ऐसी बातें जो हमारा ज़्यादा समय नष्ट करती हैं, जो हमारे दिन को खराब करती हैं, हमारी सारी एनर्जी पॉजिटिविटी को ख़त्म करती हैं, ऐसे कार्यों को हमें हटा देना है। उसके बाद हम आगे बात करें, निष्ठा की बात करें। निष्ठा से हम क्या समझते हैं, क्या होता है निष्ठा? हमने देखा होगा ना, हमारी इसमें निष्ठा है, सुना होगा आपने, है ना? ये हमारी निष्ठा है या हमारी निष्ठा की बात है ना? इनकी उनमें निष्ठा बहुत है,
कई बार सुना होगा ना हमने, ज्यादातर गुरुओं के प्रति हमने सुना होगा कि इन गुरु के प्रति हमारी निष्ठा है ना, या किसी ऐसे महान व्यक्ति के प्रति कई बार सुना होता है कि हमारी इनमें निष्ठा बहुत है। क्या होता है निष्ठा? दृढ़तापूर्वक टिके रहने की भावना या भाव, यानी कि हमारा किसी के प्रति मन में एक ऐसा भाव आ जाए कि नहीं, अब ये जो कह रहे हैं वो सही है, ये जो कहेंगे हम वही करेंगे, हम वही फॉलो करेंगे, ये अगर बोलेंगे इस समय उठना है हम उसी समय उठेंगे, ये बोलेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है हम पढ़ाई करेंगे, या ये कार्य करेंगे, तो ये निष्ठा का भाव हो जाता है, एक प्रॉपर स्टेबल यानी कि भाव आ जाता है हमारे मन में कि हाँ ये जो कहते हैं हम इनको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्यों जरूरी है? प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारण उनका समर्पण का भाव होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में समर्पित है और वो उसमें सफल हो रहा है, तो उसका भाव, जैसे आज सभी ने सुबह एक वीडियो देखा होगा और सभी ने उसके ऊपर कमेंट भी किया था, बताया भी था सचिन तेंदुलकर के विषय में। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने उस क्षेत्र में निष्ठा दिखाई, संकल्प लिया और उसके प्रति लग गए, और उसके बाद वो ऐसे महान व्यक्ति बने कि जिनका एग्जाम्पल सभी दुनिया वाले पूरी दुनिया में दिया जाता है सचिन तेंदुलकर के विषय में। अगर किसी को सफल होना है तो सचिन जैसा होना है, किसी को क्रिकेट में सफल होना है तो सचिन जैसा होना है। तो क्या है उसके पीछे? उसके पीछे है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारित किया उन्होंने अपने जीवन का, मुझे सफल क्रिकेटर बनना है। उसके बाद उन्होंने उसके लिए अनुशासन का पालन किया। अनुशासन का पालन करने के बाद उन्होंने उसके प्रति निष्ठा दिखाई और संकल्प रखा कि हाँ मेरे को ये सफल क्रिकेटर बनना है। तो ये चारों भाव इस व्यक्ति के जीवन से हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के जीवन से हम सीख और समझ सकते हैं कि हाँ कैसे हम लक्ष्य निर्धारण करें, उस लक्ष्य के प्रति संकल्प और निष्ठावान होकर अनुशासन में रहते हुए सतत, निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअसली बढ़ते रहें, सीखते रहें। और जब इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उस राह पर आगे बढ़ते हैं, तो सफलता निश्चित है, गारंटीड है, 100% सफल होना निश्चित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग कहा जाता है लक्ष्य को निर्धारण करने के बाद, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने चाहिए, है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए। किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते चलना। जैसे आपने कभी पजल देखा है, एक बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ते हैं तो उसके बाद एक कोई पिक्चर इमेज बनकर निकलती है ना। जैसे मान लो भारत का नक्शा बनाना है, हो सकता है किसी व्यक्ति का बनाना हो सकता है कोई सीनरी हो, आपने देखा होगा पजल्स बहुत सारे। तो छोटे छोटे टुकड़े जब हम जोड़ते चले जाते हैं वो बड़ी वाली सीनरी बनती चली जाती है। तो ऐसे ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे लक्ष्यों को छोटे छोटे रूप में उसको प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हम छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते जाते हैं तो हमारे मन के अंदर एक भावना आती है सकारात्मक कि हम कर सकते हैं। पहला, हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास जागृत होता है कि हम कर सकते हैं। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारे अंदर भावना पैदा होती है कि हम कर सकते हैं, विश्वास भावना पैदा होती है। और जब जी 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 अनीता जी बिल्कुल सही, ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस से हम बड़े बड़े टॉयज भी बना सकते हैं, है ना। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ब्रेन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। वो शेप्स को सीख सकते हैं और बहुत ही मजे के साथ वो आकृतियां बनाना सीख सकते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने दिया अनीता जी। तो क्या होता है इसमें कि जब हम ऐसे छोटे छोटे कार्य करते चले जाते हैं, मान लीजिए कभी आपने परिक्रमा की हो, यात्रा की हो 10, 12, 14, 15 किलोमीटर की, लेकिन एक एक किलोमीटर जब हम पूरा करते जाते हैं तो हमारे अंदर मन के भाव आता है, अरे हाँ ये कर ली तो अगला भी कर ही लेंगे, अगला पड़ाव भी पार कर ही लेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्स देते थे पहले, बचपन में याद होगा, तो मासिक परीक्षाएं होती थी तो हमारे उसके अंदर मार्क्स आते थे तो हमें लगता था अरे हाँ जब हमने ये कर लिया ना तो हम हाफ ईयरली में बहुत अच्छा करेंगे। जब हम हाफ ईयरली में अच्छा करते थे तो हमें लगता था कि एनुअल में बहुत सुंदर करेंगे। तो ये जो भाव आते हैं छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के, ये यहीं से आते हैं, है ना। तो जब हम चलना सीख रहे थे, हम छोटे छोटे
पग रखते थे, कदम रखते थे, पहले गिरते थे, फिर कॉन्फिडेंस दिया जाता था पेरेंट्स से कि आप कर सकते हो, क्लैपिंग की जाती थी, तो हम उठकर चलना शुरू किया। फिर उसके बाद गिरते थे तो फिर क्लैपिंग होती थी, हमारे अंदर मन के अंदर भाव आने लगे, कॉन्फिडेंस आया कि हम चल सकते हैं। फिर हमने दौड़ना भी शुरू किया, फिर साइकिलिंग भी चलाना शुरू किया, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बड़ा लक्ष्य था चलना सीखना, तो छोटे छोटे रूप में हमने उसको प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कर्तव्य बोध की, तो इनको देखने के बाद हमारे मन में आता है कि हाँ, इनको देश के प्रति प्रेम था, देश के प्रति इनका कर्तव्य भाव था मन में, तो उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी और देश की आज़ादी के लिए काम किया। विवेकानंद जी की बात करें तो उनके मन में था कि मैं अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं, भारत को सब जाने, भारत की विचारधारा को सब जाने, भारत में क्या ऐसे गुण हैं, है ना। सनातन धर्म की बात अगर करें, चलो हम सनातन धर्म की बात भी नहीं करें, तो सिर्फ हम बात करें कि देश के अंदर क्या गुण है, वो दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के पास ले गए, वो देश विदेशों में। उनके मन में कर्तव्य बोध भावना थी देश के प्रति, उन्होंने वो पूरा किया। अगर सभी ने ये कहानी सुनी हो दशरथ मांझी की, शायद मूवी भी आई थी, देखी होगी, तो उसमें क्या किया था इन्होंने, एक पहाड़ था उनके गांव के बीच में और शहर के बीच में, उस पहाड़ को तोड़कर हटा दिया और उन्होंने जो मेडिकल फैसिलिटी मिले में घंटे लग जाते लोगों को, 70 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, उसको 1 किलोमीटर कर दिया। इंसिडेंट कहाँ से आया, उनको प्रेरणा कैसे मिली, उनकी वाइफ को मेडिकल एड नहीं मिला और उनकी डेथ हुई, तो उन्होंने प्रण ले लिया कि इसके बाद कभी कोई नहीं किसी को प्रॉब्लम होगी मेडिकल एड लेने में। तो अकेले छेनी हथौड़ा लेकर अकेले उस व्यक्ति ने वो पहाड़ हटा दिया। तो जीवन में आने वाली चुनौतियों को हम किस रूप में लेते हैं, क्या हम ये पहाड़ के रूप में लेते हैं या अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्या हम आने वाली चुनौतियों से घबरा के खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं कि हम कर पाएंगे कभी, या हम उन्हें अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं कि हाँ, हम इनसे जीत हासिल करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हम आने वाली परिस्थितियां, जीवन में हमारे सामने आने वाली परिस्थितियों को किस रूप में लेते हैं, किस रूप में उनका सामना करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो चुनौतियों को लेना है, स्वीकार करना है और उनको छोटे छोटे रूप में, जैसे ये पहाड़ को छोटा छोटा करके काटा गया, इतने विशाल पहाड़ को एक दिन में नहीं काटा गया, 10 वर्ष लगे उनको। उन्होंने क्या किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते चले गए, छोटे छोटे टुकड़े करते चले गए, है ना। तो जितना भी बड़ा आपका एम हो, जितना भी बड़ा आपकी चुनौती हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे समाप्त कीजिए। एक बार में बड़ा लक्ष्य मत लीजिए, सुंदर सा छोटा सा लक्ष्य लीजिए, उसे पूर्ण कीजिए। मान लीजिए आपको 10 चैप्टर्स करने हैं, तो 10 चैप्टर को पहले 10 भागों में विभाजित कीजिए, यानी कि एक चैप्टर, और एक चैप्टर को भी अगले 5 या 10 भागों में विभाजित कीजिए, और कि पहले एक भाग करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां। उस तरीके से हम क्या होगा, पहला एक चैप्टर किया, चैप्टर का पहला पार्ट किया, उस पार्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर थे उसका रिवीजन किया, फिर दूसरा किया, दूसरे के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन किया, इस तरीके से करते चले आएंगे। तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो चैप्टर पूरा हो गया, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि बुक पूरी हो गई। इस तरीके से हम जब भी एक किताब शुरू करते हैं, पुस्तक शुरू करते हैं पढ़ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने निश्चित किया हुआ है कि दिन प्रतिदिन हम इतना समय इस पुस्तक को पढ़ने के लिए अवश्य देंगे, और हम वो उतना समय निर्धारित करके वो पुस्तक पढ़ते हैं, और आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो पुस्तक समाप्त हो जाती है। और अगर हम ये सोचें किसी दिन की नहीं, आज हम बैठ के पूरा करेंगे, ना तो वो दिन आएगा कभी कि हम पूरी पुस्तक पढ़ पाएंगे, और ना ही वो पुस्तक पूरी हो पाएगी। और धीरे धीरे पढ़ने से क्या हो रहा है कि हम उसको जो आज पढ़ा वो पूरे दिन हमारे मस्तिष्क में चलता है, उसके बारे में विचार आता है, विचारधारा आती है, और हमने क्या सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं दिन में, अपने दिन के कार्यों में। तो क्या होता है कि जितने भी गुण कौशल हम प्राप्त कर रहे हैं पुस्तकों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किसी से बात करते हुए, ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम किसी से मिल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कहीं से कोई आवाज आ रही है, वो ना हमारी लर्निंग सी है, वो ट्रेनिंग सी है। सुबह से रात तक हमारी ट्रेनिंग चलती ही रहती है, किसी ना किसी रूप में, बात करने के रूप में, पढ़ने के रूप में, सुनने के रूप में, देखने के रूप में। किसी बच्चे ने कुछ बताया, किसी अभिभावक ने कुछ बताया, हमारे हमारे जो सीनियर्स हैं उन्हें कुछ बताया, हमने कहीं पढ़ा। ये पूरा का पूरा जो सीरीज है दिन की, सुबह से रात तक की, वो हमारी लर्निंग्स है, वो हमारी ट्रेनिंग है। इम्पॉर्टेंट है हम उसको सीखें। जब भी हमें कोई नई बात सुनाई पड़े, पढ़ें या किसी से मिले, उसको ना कैप्चर कर लो फटाफट कि ना ये तो नया है,
ये तो नई बात सीखी, ये तो नया सुनने को मिला, और उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो धीरे 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 डेली जब हम चलते जाते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा तो सोचने का तरीका बदल गया, हमारी तो सोच बदल गई, हमारा हमारा लेवल अप हो गया, हम ना बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाने में सफल हो पा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हम छोटे छोटे रूप में प्राप्त कर रहे हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। जैसे मान लो छलनी में जब आप चाय छानते हैं तो आप एकदम से डाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी डालते हैं, थोड़ी थोड़ी, फिर पत्ती आती है, फिर थोड़ी थोड़ी उसको हिलाते हैं फिर वो एडजस्ट होती है, फिर और डालते हैं, फिर पत्ती ज़्यादा होती है फेंक देते हैं, फिर दोबारा डालते हैं, तो वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन एकदम से आप पलट दो चाय पत्ती, है ना, छलनी पर, क्या होगा, कुछ तो निकल जाएगी उसमें नीचे से, बाकी फैल जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर एक साथ बहुत कुछ करने का प्रयास किया जाए तो सफलता थोड़ी मिलेगी, लेकिन थोड़े थोड़े टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे रूप में हम करना शुरू करेंगे तो हमें आसानी से वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि जीत की इच्छा रखें, हारने की नहीं, हम बहुत सारी बात अभी कर चुके हैं इस विषय में। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, थॉमस एल्वा एडिसन, 1000 बार असफल होने वाला व्यक्ति, इसने सबको बल्ब दिया। महात्मा गांधी अकेले चल पड़े, सभी को एकजुट किया और उन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम, सब जानते हैं उनका नाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उससे पहले वो शुरू से ही नासा में जब काम इसरो में जब काम शुरू किया, उसके बाद वो नासा गए, फिर इसरो में आए। तो इसरो के शुरुआती दिनों से लेके वो हमारे रॉकेट मैन कहलाए। तो उन्होंने वो कार्य किए जो कभी सोचा नहीं करते थे लोग कि इंडियंस कर सकते हैं। उन्होंने पूरा जज्बा दिखाया, डेडिकेशन दिखाया, संकल्प दिखाया, निष्ठा दिखाई अपने लक्ष्यों के प्रति, और लक्ष्य प्राप्त किए, और हमारे देश को परमाणु शक्ति बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान। नरेंद्र मोदी, आप सब देख सकते हैं, लाइव एग्जांपल है, कितने डेडिकेशन के साथ कार्य कर रहे हैं देश के लिए, देश विदेश में अपने देश का नाम कर रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ला सकते हैं, जो भी जिससे भी हम लोग प्रेरित हैं, जो भी हमारे रोल मॉडल्स हैं, उनके एग्जांपल्स हम पढ़ें, उनके बारे में समझें कि उन्होंने ऐसा क्या योगदान किया देश और समाज के लिए, और हम उनसे क्या सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम निष्ठा से सफलता की बात करें, क्या अभी कभी हमने अपने जीवन में निष्ठा से सफलता प्राप्त करने का एग्जाम्पल आया है? सोचिएगा इस विषय में कि क्या हमने किसी विषय में निष्ठा दिखाई, किसी कार्य में निष्ठा दिखाई, किसी लक्ष्य में निष्ठा दिखाई, तो क्या हमें वो प्राप्ति हुई, क्या हमें सफलता प्राप्त हुई? एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। हमने शिक्षक के रूप में निष्ठा दिखाई, कार्य करने में हम शिक्षक के रूप में सफल हुए हैं। हमने अपने परिवार की में निष्ठा दिखाई, हम परिवार के रूप में सफल हुए हैं। हमने अपने समाज में निष्ठा दिखाई, क्या हम समाज के रूप में सफल हुए हैं, पड़ोसी के रूप में सफल हुए। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने अपने लक्ष्यों के प्रति। आपके परिवार में से कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जिसने पूरी डेडिकेशन, निष्ठा और संकल्प के साथ कार्य किए और आज वो सफल व्यक्ति बने। हो सकता है वो सम्मानित व्यक्ति हो सकता है किसी पद पर हो सकता है IPS हो सकता है जज हो सकता है IAS हो, कुछ भी हो सकते हैं, कोई विधायक भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में। तो हम बात कर रहे हैं निष्ठा रखने की, उसके बाद हम बात करते हैं संकल्प की। हमने अपने लक्ष्य में निष्ठा रखने की बात की, हम उसको समझने के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, हम अपने विषय में सोचें कि हमने क्या निष्ठा रखते हुए आगे बढ़े। हम सोचें कि हमारे जानने वालों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, है ना, समाज में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संकल्प और निष्ठा से, लक्ष्यों के प्रति संकल्प के साथ हम अपने सफलता प्राप्त की। तो अब हम संकल्प से सफलता प्राप्ति की बात अगर करें, संकल्प किसी कार्य के प्रति समर्पित होने को कहते हैं। हम बोलते हैं ना संकल्प लिया है मैंने, क्या सुना है कि संकल्प ले लीजिए, ऐसा केवल पंडित जी के मुंह से सुना है कि संकल्प लीजिए। तो वो कह रहे हैं, जब कहते हैं पंडित जी संकल्प लीजिए, उसका कारण होता है, वो कहते हैं कि जो ये पूजा आप कर रहे हो, है ना, इसके प्रति जो आपके मन में भाव है, उसको आप, उसके प्रति आप समर्पित हो रहे हो। यानी कि आप ये मन में हमेशा विचार करें कि मैंने अभी पंडित जी के साथ मंत्रों का संकल्प लिया है, तो मुझे पूजा पूर्ण करनी है। तो हमने क्या संकल्प लिया, हमने शिक्षक के रूप में क्या संकल्प लिया, हमने एक मित्र के रूप में क्या संकल्प लिया, हमने एक भाई बहन या पति पत्नी या माता पिता के रूप में क्या संकल्प लिया, है ना, हमने एक पड़ोसी के रूप में क्या संकल्प लिया। वो इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या संकल्प लिए हैं और हम किस तरह समर्पण भाव दिखाते हैं अपने विचारों से, अपने एक्शन से। हम समर्पण भाव दिखाते हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति, जो हमारे स्टूडेंट्स पर हैं उसके प्रति, किसी भी तरीके से देश के प्रति।
है ना। क्या हम समर्पण दिखाते हैं, हम क्या ऐसे कार्य करते हैं। हो सकता है हम लोग सफाई रखते हैं अपने आस पड़ोस में, हम लोग कचरा नहीं फैलाते, है ना, हम बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके विकास में कार्य कर रहे हैं। हो सकता है हम परिवार में इस तरीके से रहते हैं कि सकारात्मक भाव पैदा होता है, कुछ भी हो सकता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है। मतलब इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं संकल्प को छोटे रूप में। अब बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए बड़े संकल्प लेने होते हैं और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने की पूर्ण इच्छा, शक्ति एवं विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को संकल्प कहते हैं। यानी कि मैंने एक लक्ष्य को निर्धारण किया। मान लीजिए एक माता अपने बच्चों के प्रति संकल्पित होती है कि मैं उनका ध्यान रखूंगी, उनका पालन पोषण करूंगी, उनको जो भी चाहिए समय पर उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, उनके पढ़ने लिखने के लिए जो भी हम लोग साधन कर सकते हैं या उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो माता ने एक संकल्प लिया, ऐसे माता पिता ने, ऐसे ही बहन भाई ने आपस में संकल्प लिया कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ भावनाएं शेयर करेंगे, अगर कोई चैलेंजेज आते हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही पति पत्नी ने ऐसे सब संकल्प लिए होते हैं, समर्पण भाव दिखाते हैं अपने रिश्ते में। तो इस तरीके से हम लोग दिन प्रतिदिन देखते हैं कि हम संकल्पित हो रहे हैं, हम संकल्प लेकर बैठे हैं। हमने शायद ध्यान ना दिया हो, हमने इसको बहुत सिंपल सोच लिया, अरे नॉर्मल चीजें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी बिल्डिंग खड़ी है, कोई बिल्डिंग, उसके खड़े होने में वो एक एक ईंट का योगदान है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन में, जो हम आज हैं उसमें योगदान है, जो हम आज बन पाए उसमें योगदान है, जो हम कल बनने वाले हैं भविष्य में उसमें योगदान है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को देखते हैं, हम किस तरीके से अपने कार्यों एक्शंस को देखते हैं कि उनमें संकल्प है, उनमें निष्ठा है, हमारे जीवन में अनुशासन है, हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन दिन प्रतिदिन के लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं, दिन प्रतिदिन के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए हम कितना निष्ठावान संकल्पित हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विचार हैं, ये जो शब्द है, मन में घूमते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। संकल्प हमारे जीवन में क्या देख पाते संकल्प हमारे जीवन में कहाँ देख पाते हैं? अभी बात की खुद से, अपने माता पिता के विषय में, पति पत्नी के विषय में, छात्र अध्यापक का रिलेशन है, अगर कस्टमर का रिलेशन है, अपने शॉपकीपर के साथ, शॉपकीपर का कस्टमर के साथ, कस्टमर को विश्वास होता है, भरोसा होता है कि मैं इस शॉप पर जाऊंगा तो सही दाम में अच्छी चीज मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाली चीज मिलेगी। ऐसे ही शॉपकीपर एक विश्वास दिलाता है कि मैं आपको जो देने वाला हूँ वो अच्छा है, क्वालिटेटिव है और क्वालिटी है उसमें और अच्छे दामों पर दे रहा हूँ। ऐसे ही शिक्षक अपने बच्चों में एक भावना जागृत करता है, बच्चे उसके शिक्षक के साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें लगता है जो मैम कह रही है वो अच्छा है, जो सर कह रहे हैं वो अच्छा है और हमें करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ऐसे ही हम अपने एक्शन से, अपने कार्यों क्रियाकलापों से बच्चों को दिखा सकते हैं अनुशासन क्या है। हमारे यहाँ से बहुत सारे शिक्षक हैं बचपन से, जिनको हम आज भी याद करते हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने शासन और कार्यों से हमें दिखाया, सिखाया कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है, लक्ष्य प्राप्ति करनी है। तो ऐसे ही शिक्षक होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। समय पर आना, समय पर पढ़ाना, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, उनके साथ चर्चा करना हर विषय पर, है ना, पढ़ाने से ज़्यादा उनके साथ चर्चा करनी आवश्यक है। क्या है टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट है ना। कहने को तो हम आपको पीपीटी दिखा के और ऐसे ही बोलते हुए चले जाते, लेकिन हम हर बात पर चर्चा कर रहे हैं, विषय वस्तु के विषय में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे हर टॉपिक पर, एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको। उसका कारण ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझो, है क्या, ये है क्या अनुशासन, लक्ष्य निर्धारण है क्या, गोल सेटिंग है क्या, लक्ष्य निर्धारण करने के महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है, क्यों करने चाहिए, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे रूप में क्यों तोड़कर पूर्ण करना चाहिए, दिन प्रतिदिन के लक्ष्य क्या होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, हमारे साप्ताहिक लक्ष्य क्या होने चाहिए, मासिक लक्ष्य क्या होने चाहिए, हमारे वार्षिक लक्ष्य एनुअल गोल्स क्या होने चाहिए। जैसे स्कूल्स के एनुअल गोल्स होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं, पास होना होता है ना, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, है ना। हमारे आने वाले 5 वर्ष के लक्ष्य क्या है, 10 वर्ष के लक्ष्य क्या है ना। हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनको कौन से स्कूल में भेजना है, कौन सा स्ट्रीम पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो क्या बनेंगे, उनकी शादी कब करनी है, उनको सेटल कब करना है, उनको सेटल करने के बाद हम क्या करने वाले हैं जीवन में, है ना। जीवन को जीने के तरीके हैं, पहले जिए माँ बाप के साथ, उसके बाद जी रहे बच्चों के साथ, उसके बाद क्या, वो लक्ष्य कहाँ है,
वो भी तो लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, समाज में कैसे योगदान करेंगे, है ना, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, देश के लिए क्या करने वाले हैं। अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते हुए सोचते हैं, विचार करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए हमारे पास राह होगी, मार्गदर्शन होगा, हमारे पास करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य हो, और हम ऊर्जावान, स्फूर्तिवान रहेंगे, हम कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत सारे कार्य होंगे जो हमें करते रहना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, संकल्पवान व्यक्ति अपने संबंध के विषय में क्या सोचता है। अगर हमें एक टेस्ट करना हो, लिटमस टेस्ट जैसे, यानी कि डिपस्टिक स्टडी कहते हैं, यानी हमें चेक करना हो, जैसे आप चावल पकाते हुए एक चावल को उठाते हो, दो चावल उठाते हो, दबा के देखो, आपको लगता है पक गए होंगे सारे, क्योंकि आपने एक सैंपलिंग की। तो कैसे हम सैंपलिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि संकल्पवान व्यक्ति कौन हो सकता है या वो क्या सोचता है। मैं त्याग करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे परवाह है, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ छोटी छोटी चीजों की भी, कि हमें परवाह है। कई बार हमें लगता है कि घर में कुछ लाए और थोड़ा कम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को खिला देते हैं पहले कि आप एंजॉय करो, है ना, बच जाता है तो हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है नहीं, बच्चों को एंजॉय करना चाहिए एक्चुअली, है ना। कई बार पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं हमारे लिए, या हम अपने फ्रेंड्स के लिए कई बार करते हैं, या कई बार हम रिलेशनशिप में करते हैं। तो हमें, क्योंकि उसकी वैल्यू है, उस रिलेशनशिप की वैल्यू है ना, तो इस वजह से हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं। वो व्यक्ति सेक्रीफाइस करने में बिलीव करता है। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स के साथ होता है, पेरेंट्स भेज देते हैं बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता है स्कूल में टीचर्स हैं, वो सेफ रहेंगे, है ना। जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हमें लगता है ऑनेस्ट है, ये सही देता है, खराब चीज नहीं देते ये भैया, और ये हमें सही दाम पर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हमें ईमानदारी झलकती है। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये किसी भी संबंध में हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में होता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपका कस्टमर और शॉपकीपर रिलेशनशिप में हो सकता है, या टीचर और पेरेंट्स के रिलेशनशिप में हो सकता है। क्योंकि पेरेंट्स हमसे बहुत सारी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं तो उनके अंदर गुण आ रहे हैं, क्वालिटीज आ रही हैं, स्किल्स आ रही हैं। तो क्या होता है कि वो हम अपनी तरफ से ऐसा बोलते हैं, हम आपको निराश नहीं होने देंगे, और आपका बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से गुणवान होगा और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। परेशान होने के बावजूद भी मैं वहाँ रहूंगा। अगर मेरे जीवन में फिर चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट करने आऊंगा, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, जो भी हो सकता है। मैं आपको अच्छे समय में या बुरे समय में निराश नहीं होने दूंगा। जो भी आपका समय चल रहा हो, आपका समय अच्छा है तब भी मैं आपके साथ हूँ, आपका समय बुरा है तब भी मैं आपके साथ हूँ। वो एक मित्रता या दोस्ती या रिलेशनशिप या आप परिवार कहला सकता है। जब परिवार का ढांचा इसी तरह बना होता है कि किसी भी तरह, अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है तो सब आनंद में मस्ती करते हैं, खराब समय होता है तो सब एकजुट होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम साथ हैं, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। ऐसा होता है ना, बोल देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। एक शब्द ही तो बोलना होता है, लेकिन उसके बाद हमारा मनोबल बढ़ जाता है। अगर हम ऐसे व्यक्तियों को ढूंढें, ज्यादातर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं समाज में, है ना, कि संकल्पहीन क्या है। वो कहेंगे मैं ट्राई मारूंगा, मैं कोशिश करूंगा, पर मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ पता नहीं है, भरोसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको रिलेशनशिप में, कई बार आपको देखने को मिलेंगे, फ्रेंड्स भी कई बार मिलेंगे, कह तो देते हैं गायब मिलेंगे, मैं ये करूंगा लेकिन मुझ पर भरोसा मत करना। भाई मैं कर तो दूंगा, पता नहीं है, मैं करूंगा नहीं करूंगा, है ना। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं वहां रहूंगा, अगर मुझसे कोई ज्यादा उम्मीद मत करना। मतलब कोई पता नहीं है कि भाई वो आएगा या हेल्प करेगा भी नहीं करेगा, बट ट्राई कर सकता है। जब तक आप अच्छा काम करेंगे मैं वहां रहूंगा, जब तक आप बढ़िया करते रहेंगे आपके साथ हैं। जैसे आपका काम खराब हुआ गायब मिलेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहेंगे मैं वहां रहूंगा, जब तक आप फिट हैं, आपके साथ है, आपको लगा कि हेल्थ इशू आ रहा है, कुछ है, सपोर्ट की जरूरत पड़ी, गायब, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक आप सही काम कर रहे हैं, बेहतर परिणाम दे रहे हैं, आपका काम ठीक चल रहा है। जैसे ही आपका डाउनफॉल शुरू हुआ गायब मिलेगा। जैसे आपको लगा कि जरूरत है, आपने बोला भाई हेल्प चाहिए, बोला हाँ ठीक है मैं अभी करता हूँ कॉल, उसके बाद ना तो कॉल उठेगी ना भाई गायब मिलेगा। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको दिखेंगे कि जीवन में, जिनमें कोई संकल्प की भावना ही नहीं है, उनका भी रिलेशनशिप को लेके कोई संकल्प है ही नहीं, निष्ठा है ही नहीं, है ना। फ्रेंडशिप को लेके कोई संकल्प है ही नहीं, निष्ठा है ही नहीं। अपने कार्य को लेके कोई संकल्प है ही नहीं, निष्ठा है ही नहीं, है ना। ऐसे लोग आपको जीवन में मिलेंगे, वो संकल्प विहीन है ना। तो हमें कैसा व्यक्ति बनना है, एक संकल्पवान व्यक्ति बनना है, एक निष्ठावान व्यक्ति बनना है, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति निष्ठा, और हमें अपने अपने संबंधों को प्रेम के साथ और उनके साथ आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी बातें की। अगर किसी के मन में कोई विचार है, कोई कोई क्वेश्चन है, किसी तरीके का कोई भी आपको लग रहा है कि डाउट आ रहा है,
या कोई आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है जो आपको लगता है कि साझा करना चाहिए, तो आपका स्वागत हम करेंगे अवश्य। हमारे पास अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद हम मेरी भावना करते हुए इस सत्र का समापन करेंगे। जी अंजना जी, अगर कोई विचार है, शुभी जी, अर्चिता जी, पल्लवी जी, अनीता जी, विवेक जी, किसी के मन में भी कोई विचार है, अर्चिता जी, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ये मंच सभी के लिए ओपन है, खुला है, और ये 2 वे कम्युनिकेशन है जिसमें हम आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो तभी इसमें आनंद आता है ना। आने वाले समय में आउटपुट सेशन भी आएगा, उस आउटपुट सेशन में हम अपने विचार रखने वाले हैं कि हमने क्या सीखा, हमने क्या अभ्यास किया, तो उसका अभ्यास अगर कोई आपके मन में विचार तो कर सकते हैं। जी, क्या आपको हमारी बातें समझ में आई जो हमने आपके साथ अभी चर्चा की? क्या आप सभी सहमत हैं? क्या आपको समझ में आया? आप थम्स अप करके बता सकते हैं, स्माइल करके बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद अर्चिता जी। बाकी को समझ में नहीं आया या आ गया है? धन्यवाद शुभी जी, पल्लवी जी धन्यवाद, धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद अंजना जी, धन्यवाद। हमारे साथ कमल जी हैं, हमारे मार्गदर्शक, और विश्व स्तरीय ये बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं हमारे साथ, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। कमल डावाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, तो जी कमल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी और सभी को जय जिनेन्द्र। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था आज के वेबिनार का, और मैं समझता हूं कि अगर लक्ष्य निर्धारण हो जाए जीवन में तो बाकी बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। और जो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता वो बहुत सारी खूबियां और क्षमता होने के बावजूद भी एक एवरेज व्यक्ति बनकर जी लेता है। तो हमें जरूर से हमारे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और निष्ठा के साथ उसको पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से आपने ये पूरी चर्चा यहाँ पर कंडक्ट की दीपक जी। और हमारे जो यहाँ पर जो शिक्षक मित्र हैं उनको सिर्फ मैं ये एक अनाउंसमेंट आज मुझे करना है कि JSS का जो वेबिनार्स हैं उसके उन्होंने कुछ एक हम कहेंगे नॉर्म्स या कोई एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो वेबिनार्स किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे। उसमें एक न्यूनतम संख्या का भी एक सिस्टम या एक कहें कि नियम JSS का है कि कोई भी कार्यक्रम तब बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइवली बनता है जब करीब 15 व्यक्ति उसमें जुड़े हो। और हम देख पा रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्रुप है हमारा उसमें पिछली बार भी करीब 10-12 की ही संख्या थी, इस बार भी 6-7 लोगों की 8 लोगों की ही संख्या है। तो हमने अभी ये सोचा है और ये निर्णय किया है कि क्योंकि आप जितने भी 8 लोग हो वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उत्सुक हैं, तो आपको लॉस भी ना हो। और JSS जो एक सामाजिक संस्था है जो समाज के लोगों के डोनेशन से पूरा कार्यक्रम करती है, तो वहां पर भी हमारी एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही होती है। तो ये जो मंडे का जो बैच है वो हम थर्सडे के बैच के साथ क्लब करेंगे, क्योंकि थर्सडे के बैच में हमारे पास संख्या अच्छी संख्या है, और मंडे में हमारे पास जो 8 या 10 यहाँ पर जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम थर्सडे वाले ग्रुप में शिफ्ट करेंगे। JSS की ऑफिस की तरफ से आप सबको एक फोन भी किया जाएगा और सबको ये बात इन्फॉर्म की जाएगी, और फिर सबके जो नंबर्स हैं वो जो आदर्श शिक्षा सेम प्रशिक्षक है, सेम कार्यक्रम है, सेम विषय है, लेकिन वो संख्या अगर हमें अच्छी मिलेगी
तो हमारा जो बातचीत है, जो हम शेयरिंग करते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल होता है। तो ये मेरी आप सबसे एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि आगे के सत्र में हम मंडे को नहीं लेकिन थर्सडे को मिलने वाले हैं। वहां पर भी आपको दीपक जी ही कंडक्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ आपका दिन चेंज कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। मित्रों, जो भी सीखने की इच्छा रखता है उसको पूरा का सहयोग यहाँ से मिलेगा, सपोर्ट मिलता है JSS की ओर से। बस हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि समय बहुत ही कीमती है, तो समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, ट्रेनर्स के भी समय का और JSS का भी और आपके समय का भी। तो हम सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं एक परिवार की तरह। तो आप सभी का हम स्वागत करेंगे बृहस्पतिवार की वेबिनार में, जो अभी बृहस्पतिवार आने वाला है। उसमें हम अगला जो भी टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। तो बाकी सारा रूपरेखा आपको सेंट्रल टीम JSS से बता देगी फोन के माध्यम से। चलिए, तो अभी मेरी भावना करते हुए इस सत्र का समापन करते हैं। तो कौन मित्र हैं जो मेरी भावना करना चाहेंगे हमारी तरफ से? जी अनुषा जी हैं क्या? अनुषा जी हमारे साथ, या अपनी इच्छा से आप कोई भी कर सकते हैं हैंड रेज अभी। जी पल्लवी जी, आप करना चाहेंगे? सर। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन हरि हरि ब्रह्माया, उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। जय गुरु सतगुरु। जी धन्यवाद सभी को। और अभी आपके साथ फीडबैक फॉर्म एक साझा किया जाएगा पर्सनल आपके व्हाट्सएप पर, तो आप उसको फिल कीजिए। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं इस वेबिनार को और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसमें आपका स्वागत है। आप अपने खुले दिल से लिख सकते हैं जो भी आपके मन में विचार हैं। उससे हम सभी को सहायता मिलती है इन वेबिनार्स को और अच्छा, सुंदर और बढ़िया बनाने के लिए, और इनमें और ज़्यादा कौशल गुण आपके अंदर भर सके हम उन वेबिनार के माध्यम से। तो आप सभी लिखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जो भी नियत कार्य मिला है पूर्ण कीजिए, और अपने जो भी फीडबैक है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भर सकते हैं। तो सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।